हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, पार्षद से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम को आगे बढ़ाते हुए बयानबाजी से दूर रहने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद लोगों में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भारत 24 के मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अब चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश पर हर किसी की नजर है और मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन रहा साल 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 के लिए, और उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। 2024 के लिहाज से बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कहां खुद को खड़ा पाती है? सर्वप्रथम तो मैं भारत 24 और आदरणीय जगदीश जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने भारत शिखर सम्मान ये कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया और मुझे भी इस अवसर का साक्षी बनने का उन्होंने अवसर उपलब्ध कराया। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, उसमें मध्य प्रदेश पहले से ही अग्रणी अवस्था में रहा है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस दृष्टिकोण और परिश्रम के आधार पर मध्य प्रदेश के तस्वीर को बदलने का सफलतम प्रयत्न किया, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास, सर्वहारा वर्ग के हितों की चिंता, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाना, ग्रामीण और शहरी अधोसंरचना खड़ी करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना, इसी का परिणाम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता पसंद कर रही है और इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड कायम करने में सफल होगी। तो इस रिकॉर्ड से मैं 29 के 29 पाने का टारगेट समझूं बीजेपी का? हाँ, मान सकते हैं उसको। अभी आप पहुंचे थे महाकाल दर्शन करने के लिए, महाकाल से आपने आशीर्वाद भी लिया, तो आशीर्वाद में क्या मांगा? 29 की 29 सीटें, मतलब जो कांग्रेस को पिछली 2 मिली थी, आप इस बार उनको वो भी नहीं देना चाहते? देखिए, दरअसल क्या है कि महाकाल बाबा मध्य प्रदेश में विराजते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका दर्शन चुनाव के समय किया जाए जी। हम लोग सामान्य जीवन में भी बाबा का दर्शन करने जाते रहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ भी होता है वो बाबा की कृपा से ही होता है। आप मांगो तो भी, नहीं मांगो तो भी। लेकिन मैं इस अवसर पर काफी दिन बाद उज्जैन गया था, वहाँ महाकाल बाबा के भी दर्शन किए, हरसिद्धि मैया के भी दर्शन किए, बगुलामुखी माता के भी दर्शन किए, भैरव बाबा के भी दर्शन किए और उन सब से यही प्रार्थना की कि वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें और हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम अपने वर्तमान दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। कृपा तो बरसती है बीजेपी पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो चुनावों में साफ तौर पर नजर आता है। बीते विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई, और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से आपने की, नए चेहरे के तौर पर मुखिया आपको मोहन यादव मिले, उनके नेतृत्व में प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है? मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी परिपक्व कार्यकर्ता हैं और वो उज्जैन विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं में भी काम कर चुके हैं, संगठन में भी काम कर चुके हैं और विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वो मुख्यमंत्री हैं
तो उनके लिए काम करना अधिक कठिन नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के पश्चात सीधा सीधा चुनाव भी आ गया, लेकिन इस बीच में भी जो उन्होंने काम किया है वो तारीफ़ काबिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मध्य प्रदेश के अधूरे कामों को पूर्णता प्रदान करने में उनकी युक्ति, बुद्धि और क्षमता सभी काम आएगी। 29 में से 29 सीटों पर जीत की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इन चुनावों का आगाज किया तो 400 पार का नारा दे दिया। अब क्योंकि 6 चरण पूरे हो चुके हैं, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूं कि 400 पार ही? लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से चुनाव एक प्रतिस्पर्धा होते हैं और जब हम प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो हमको लक्ष्य भी तय करना चाहिए और लक्ष्य को कैसे संधान करेंगे इसकी रणनीति बनाना भी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए। मुझे इस बात का गौरव है कि इस समय देश का और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रखर नेतृत्व कर रहा है और मोदी जी ने जो लक्ष्य तय किया है, मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को पूरा करने में उनको जरूर जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। लेकिन मोदी को हराना है और इस जो लक्ष्य आपने तय किया, इस लक्ष्य को कमतर आंकने के लिए एक महागठबंधन तैयार है, इंडिया अलायंस तैयार है, जो ये कहता है कि हम एकजुट हैं और मोदी को हरा देंगे और 400 पार तो सिर्फ हवाई बातें हैं। और हर एक पार्टी की तरफ से एक अलग अलग आंकड़ा दिया जा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा सीट्स आपको दे नहीं रहे हैं वो लोग। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के साथ 2-3 प्रकार की तकलीफ है। एक तो विपक्ष के पास ऐसा कोई नेतृत्व तो नहीं है जिसकी मोदी के साथ तुलना हो सके। मोदी जी अतुलनीय व्यक्तित्व के धनी हैं। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सब मिलकर भी मोदी जी के सामने हल्के पड़ते हैं। दूसरा, नकारात्मक नजरिए से कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं आते, यह अपने आप में कठोर सत्य है। और विपक्ष के पास सकारात्मकता नहीं है, वो नकारात्मकता की बैसाखी पर चढ़कर सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन उसी सकारात्मकता के साथ वो ये कहते हैं कि हम तो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करने के साथ साथ एक ऐसी पार्टी को अब सत्ता नहीं सौंपे देना चाहते जो देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ये विपक्ष का एक नैरेटिव है जो जनता के बीच, खुद मध्य प्रदेश की धरती पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे जो इस बात को कहकर गए लोगों के बीच। देखिए, यही प्रतिपक्ष की नकारात्मकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना, यह देश के 140 करोड़ लोगों का दायित्व है, जिम्मेवारी है। लेकिन देश को बचाना, संविधान को बचाना, इससे बड़ा झूठ वर्तमान परिवेश में और क्या हो सकता है। आज देश आंतरिक सुरक्षा में भी सुरक्षित है और आज देश बाहरी सुरक्षा में भी सुरक्षित है। इस बात को सामान्य तौर पर ठेले और खोमचे पर काम करने वाला व्यक्ति भी समझता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये प्रतिपक्ष के बड़े बड़े नेता इसलिए नहीं समझते कि इनके पास सत्य बोलने के लिए कुछ है नहीं और झूठ बोलकर ही अपनी बैतरणी को पार करना चाहते हैं। किसी ने एक अच्छी बात कही और अगर आप उससे इत्तेफाक रखें तो किसी ने कहा कि विपक्ष माहौल बहुत अच्छा बनाता है। आप मानते हैं इस बात को कि माहौल बनाया है उन्होंने? भले ही एक जो आप सो कॉल्ड नकारात्मक नैरेटिव कह रहे हैं उसके साथ ही, लेकिन 2024 के चुनाव में नजर आया है आपको वो माहौल जो विपक्ष ने बनाया? देखिए, जब निर्वाचन होता है तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष की अपनी भूमिका है, उन्हें निर्वहन करनी चाहिए। जो लोग आज विपक्ष में, उनमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनने आंखें ही सत्ता में खोली हैं और हम लोग उन लोगों में से हैं जिनने राजनीति में जब आंखें खोली तो बरसों तक विपक्ष में ही काम किया।
और उसके बाद सत्ता में आए, तो हमारे लोगों में और उनमें ये बेसिक अंतर है। लेकिन सामान्य तौर पर विपक्ष जब नैरेटिव खड़ा करता है तो ये अधिकार उसका है कि वो खड़ा करे, लेकिन अगर वो सच के आधार पर होता है तो फिर उसको स्वीकारोक्ति मिलती है, और अगर वो असत्य के आधार पर होता है तो उसको स्वीकारोक्ति नहीं मिलती। क्योंकि आज देश में कोई भी ये मानने वाला नहीं है कि भारत का संविधान खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी उन जैसे नेता, उन लोगों में से हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे अधिक सम्मान दिया। उनके बताए हुए रास्ते पर भारत की सरकार चले, यह सुनिश्चित करने का काम किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ये सब जानते थे, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करके पार्लियामेंट में एक नया आयाम दिया। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान पर बहस होती है, चर्चा होती है, बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान में रखा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि जब हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और जब हम इस देश की जिम्मेवारी पर बैठे हैं तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। तो इसके बाद भी इस प्रकार की अनर्गल बातें करके गरीब गुरबा लोगों को गुमराह करना, ये तो पूरी तरह अनुचित है, और ऐसी कार्यवाही से कोई भी विपक्ष सफल होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार बयानबाजी बहुत देखने को मिली, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि खुद बीजेपी बहुत अग्रेसिव मोड में नजर आई। और खास तौर से अगर तोमर साहब मैं कहूं तो पहले चरण के बाद मुसलमानों का जिक्र होने लगा, मंगलसूत्र का जिक्र होने लगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपका पैसा छीन लिया जाएगा। इस तरीके का एक नैरेटिव बीजेपी की तरफ से भी जनता के सामने रखा गया। धर्म के नाम पर आरक्षण को विपक्ष चाहता है कि मजबूती के साथ लेकर जाए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का दोष बीजेपी पर पड़ना उचित नहीं है। विरासत कानून बनाएंगे, ये बात हमने नहीं कही, ये बात कांग्रेस की तरफ से आई। तो भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा ना कि उसके पीछे तुम्हारा छुपा हुआ एजेंडा क्या है। तुम अगर बहनों के मंगलसूत्र को लूटना चाहते हो किसी कानून के माध्यम से, तो यह भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। और जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हो, जिसे भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, तो आप कोई नैरेटिव सिद्ध वोट के लिए करना चाहते हो तो हमको स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। बस दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जब हम स्पष्ट करते हैं तो हमको मुसलमान नाम लेना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारा जो तर्क है, हमारा जो वक्तव्य है, हमारा जो प्रहार है, वो कांग्रेस जैसी तमाम सारी उन पार्टियों पर है जो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आप मुसलमानों का जिक्र करते हैं तो फिर विपक्ष कहता है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है। नहीं, मैंने कहा ना कि भाई चूंकि जब स्पष्टता करना पड़ेगी तो मुसलमान शब्द उसमें आ जाता है। मैं इससे ज्यादा और साफ क्या बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के विरुद्ध है जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं और देश को गुमराह करने की सफल कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती लगती है लोकसभा चुनावों में? नहीं, स्वाभाविक रूप से देश में अनेक भाग हैं जहां बीजेपी का काम बहुत मजबूत है, कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां हमारा उतना मजबूत नहीं है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जाने की एक ईमानदार कोशिश की है, और उसी का परिणाम है कि विचार और कार्यकर्ता और परिश्रम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिन स्थानों पर हम कमजोर हैं उन स्थानों पर भी इस बार बाजी पलटेंगे, ऐसा विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप कमजोर हैं, यही मेरा सवाल था। कहाँ आपको लगता है या बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है? ये विश्लेषण का विषय है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे
राज्य हैं जहां निश्चित रूप से अभी हम जितना मजबूत होना चाहिए हमारी यात्रा उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हम इस बार वहां भी अच्छे परिणाम निकालेंगे और आने वाले कल में भाजपा सर्वस्पर्शी बने, सर्वव्यापी बने, इस लक्ष्य को लेकर हम लगातार 365 दिन काम करते ही रहते हैं। जी, क्योंकि आपने कृषि मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री मंच से 4 जातियों का जिक्र करते हैं जिनमें किसान हैं, उनके लिए काम करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसानों की नाराजगी बीजेपी दूर कर पाई है? आपको वो कानून याद होंगे जिनको वापस लेना पड़ा और आपने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद आज की स्थिति में किसान नाराज नहीं है, ये बीजेपी कह सकती है श्योर शॉट? देखिए, किसान आज नाराज नहीं है। ये पूरे देश में किसानों से भी बात करने में दिखाई देता है। जहां तक छुटपुट आंदोलन की बात है तो मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार के आंदोलन किसानों के आंदोलन नहीं है, ये यूनियनों के आंदोलन है। और यूनियनों के जो आंदोलन होते हैं उनकी अपनी सीमा है। ट्रेड यूनियन चलाना है तो कुछ ना कुछ एजेंडा बनाना ही पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि जब कृषि कानूनों के मामले को लेकर भी आंदोलन था तो एक ही पॉकेट में था, पूरे देश में नहीं था। इसका मतलब पूरे देश का किसान उन कानूनों के साथ ही खड़ा था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने किसानों का सम्मान रखते हुए उनको वापस लिया। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली स्कीम हो और किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का मामला हो, ऐसे अनेक उपक्रम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं जिससे कि किसान का शोषण रुके, किसान की आमदनी बढ़े। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो जब आजादी का 75वां वर्ष था तो मैं उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर था और उस समय हम लोगों ने देश के 75,000 किसानों का सर्वे करवाया था और उन 75,000 किसानों को पूरे विवरण के साथ आईसीआर की वेबसाइट पर लोड भी किया गया है। कोई भी रिसर्च करना चाहे तो देख सकता है कि उस किसान के खेत में जाके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप कैसे किसान की आमदनी दोगुनी से लेके 6 गुनी तक बढ़ी है। अन्नदाता महत्वपूर्ण है और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2047 के विजन की बात करते हैं। उस 2047 विजन में एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी मजबूती के साथ, क्योंकि खासतौर से मैं इसीलिए भी आपसे सवाल पूछ रही हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हूं और यहाँ के मिलेट्स और उसको इंटरनेशनल मंच तक ले जाने का काम प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार तरीके से किया है। प्रधानमंत्री जी जब आज चुनाव के दौर में भी हैं तब भी उनकी नजर 2047 में भारत विकसित भारत बने इस लक्ष्य पर है। और मैं समझता हूं कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बहुआयामी प्रयत्नों की आवश्यकता है और उन प्रयत्नों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि सभी क्षेत्रों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 2047 आएगा हमारी आबादी भी बढ़ेगी, दुनिया की आबादी भी बढ़ेगी, क्लाइमेट जैसी चेंज जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने होंगी और मौसम की मार भी किसानों को परेशान करेगी। ऐसी परिस्थितियों में जो आने वाले कल में चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों का सामना करना और दुनिया की खाद्यान्न की आवश्यकता को, देश की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करना, ये हम लोगों के सामने कठोर चुनौती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ अनुसंधान कर रहे हैं और उस अनुसंधान में उनकी कोशिश है कि हम सब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीजों का
इजाद करें जिससे कि उत्पादकता बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े और पानी कम खर्च हो। वर्तमान में जो चुनौतियां मौसम की हमारे सामने आ रही हैं, आने वाली हैं, उनसे भी हम निपट सकें और अपने देश की भी खाद्यान्न पूर्ति कर सकें। और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि एक जमाने में हम खाद्यान्न मांगने वाले देश हुआ करते थे, आज दुनिया का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की तरफ देखता है खाद्यान्न के लिए। तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के जो हिस्से हमारी तरफ सहयोग के लिए निहार रहे हैं, तो अपने देश के साथ साथ हम उनके प्रति भी अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। और मुझे लगता है कि कृषि प्रधान देश तो हमारा है ही, और इसलिए कृषि को प्राथमिकता पर रखकर 2047 की हम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें, इस विजन को तैयार करने के लिए और इस पर काम करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। जी, आप संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी आप वो जो पर्दे के पीछे का हीरो होता है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं। ग्वालियर और चंबल को लेकर खास तौर पर मैं नरेंद्र सिंह तोमर सर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कई ऐसे सर्वेज हैं वो ये क्यों कहते हैं कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को टफ फाइट मिल रही है। दूसरा, ग्वालियर चंबल में जिन कैंडिडेट्स को उतारा गया, आपका प्रभाव था, इसीलिए उन लोगों को वहां से टिकट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो किसी के कहने से टिकट मिले। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के टिकट तय किए गए, लेकिन ये सही है कि जो एरिया टफ होता है वहाँ फाइट टफ होती है, लेकिन टफ फाइट में भी भाजपा जीतेगी, यह मुझे विश्वास है। तो ग्वालियर चंबल में आप टफ फाइट देख रहे हैं? एरिया टफ होता है तो फाइट भी टफ होती है, इसमें आश्चर्य क्या है? ठीक है, लेकिन हालांकि आपने पहले ही 29 में से 29 सीटों की बात की, लेकिन एक आपको लगता है कि 2024 में, जैसे 2019 में जो प्रधानमंत्री ने 2014 में जिन बातों का जिक्र किया उनको 2019 तक पूरा किया, 2019 में फिर नए टारगेट सेट किए, 2024 तक हम पहुंचे। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर चलता है? देखिए, राम मंदिर का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वोट का और राजनीति का विषय नहीं रहा। राम मंदिर हमारे लिए हमेशा से आस्था का विषय रहा है और हमने डंके की चोट पर हमेशा ये कहा है कि जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी। जब आवश्यकता पड़ी तो भूमिका का निर्वाह हुआ, राम मंदिर बन गया है, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वर्ग की किसी कल्पना को धरती पर उतार कर देखना है तो आप अयोध्या जी जाओ तो ध्यान में आएगा कि धरती पर स्वर्ग कहीं है तो अयोध्या जी में है। एक अंतिम सवाल और आपसे पूछूंगी कि मान के चलते हैं कि आपकी सरकार आ गई 2024 में, 4 जून को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन फिर आगे क्या? अयोध्या के बाद क्या मथुरा की बारी, या फिर कड़े फैसलों में शामिल रहेगा यूसीसी पूरे देश भर में लागू करना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करना, या फिर कुछ और? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टिकोण को देश के सामने स्पष्ट किया है। मैं समझता हूं कि जो यात्रा के दौरान समय समय पर विषय आएंगे, चाहे वो समान नागरिक आचार संहिता का मामला हो, चाहे अन्य विषय हो, उनको तो करने का प्रयत्न किया ही जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा 2024 चुनाव जीतने के बाद 2047 में भारत विकसित भारत बने, इसी लक्ष्य को साधना ये प्राथमिकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और विधानसभा में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले, विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने वाले, पेपरलेस बनाने वाले, इसका श्रेय आपको निश्चित तौर पर जाता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को तो मजबूती आप दे ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद सर।